नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप एसएससी जीडी के लिए जो टॉप 20 सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें आप टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके के लिए और साथ के साथ आप मॉक टेस्ट उसमें लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि आपने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। तो देखेंगे और आए आप मेरे साथ और शुरू करते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है। तो इसमें आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताएंगे सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो किस आर्टिकल में आपका मिलता है। तो संघ लोक सेवा आयोग आपसे पूछा जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315। कौन सा आर्टिकल है? 315। तो आप पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग का आप क्या बोलते हैं? यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी। इंग्लिश में बोल देते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी की अगर हम बात करें, यूपीएससी की जो आपकी स्थापना है तो आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा 1919 अधिनियम पढ़ा है आपने सभी ने। तो 1919 अधिनियम के नाम से पहले पीएससी स्थापित हुआ। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना है ये हमने की थी 1926 में। किस वर्ष की थी? 1926 में। उसके बाद में जब 1935 अधिनियम आया तो 1935 अधिनियम में पीएससी का नाम बदल करके क्या कर दिया? एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद में जब भारत देश गणतंत्र हुआ तो एफपीएससी को ही क्या नाम दे दिया गया? यूपीएससी। तो यूपीएससी में आप याद रखना है, यूपीएससी आप पढ़ते हैं तो जो आपकी केंद्र सरकार के अधीन सेवा होती हैं, केंद्र सरकार के जो अधीन आपकी सेवा है उनकी परीक्षा का आयोजन कौन कराता है? यूपीएससी। कौन कराता है? आपका यूपीएससी। क्लियर हो गया। तो ये यूपीएससी से संबंधित है और आयोग से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन और आप याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में मिलता है? कौन सा आयोग है जी? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल है? 280। कौन सा आर्टिकल है? 280 वित्त आयोग। तो वित्त आयोग याद रखेंगे 280। आपसे पूछा जाएगा निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये कौन सा आर्टिकल मिलता है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग भी आप याद रखेंगे 324। कौन सा आर्टिकल है? 324। तो 3 आपके आयोग हैं प्रमुख रूप से। एक यूपीएससी। यूपीएससी पूछे तो कौन सा आपका आर्टिकल है? 315। कौन सा आर्टिकल? 315। वित्त आयोग पूछे तो कौन सा आर्टिकल? 280। निर्वाचन आयोग पूछे तो कौन सा आपका? 324। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो आपको बताएं निम्न में से जो आपके सामने ऑप्शन है कि ऐसा कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आपका कौन सा? आयकर है, सेवा कर है, संपत्ति कर है या निगम कर है? आप बताएंगे कमेंट करके। अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर के बारे में आपको बताना है अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर। तो आयकर हो, संपत्ति कर हो, निगम कर हो, उपहार कर हो, ये सब किस प्रकार के कर हैं? ये यहाँ आपके डायरेक्ट है, मतलब जिस पे आपका लगाया जाएगा उसी से वसूल किया जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? तो इसमें आपको दिख रहा है सेवा कर। कौन सा कर है आपका? सेवा कर। कौन सा कर है? सेवा कर। तो सेवा कर कैसा? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। भारत में अगर टैक्सेशन की बात करें तो भारत में जो टैक्सेशन का कार्य ये कौन सी संस्था देखती है? सीबीडीटी। कौन सी संस्था है? सीबीडीटी। सीबीडीटी की अगर फुल फॉर्म की हम बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या बनती है जी? सीबीडीटी। तो इसे आप याद रखेंगे सेंट्रल, क्या है आपका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये इसकी फुल फॉर्म आपकी बनती है क्योंकि भारत में टैक्सेशन का जो कार्य है ये कौन देखती है? सीबीडीटी। आपसे पूछा जाए जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी की जो आपकी स्थापना है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना आप याद रखेंगे 1964। किस वर्ष स्थापना हुई? 1964। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर आपका? दिल्ली में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? दिल्ली में। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना किस वर्ष? 1964। और मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन सा था आपका ऑप्शन? सेवा कर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर आप बताएंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है। महाद्वीप। तो महाद्वीप आप शब्दावली पढ़ते हैं कि ऐसा आपका क्षेत्र, पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ आपका जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जी, कमेंट कर रहे हैं आपका कौन सा है?
ए में कौन सा आपका एशिया, ठीक है। तो आप देखते हैं विश्व के बड़े जो महाद्वीप हैं इनको हम अवरोही क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में लगाते हैं? अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में लगाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है नंबर 1 कौन है जी? नंबर 1 पर है आपका एशिया। कौन है? एशिया। एशिया के बाद कौन है आपका? एशिया के बाद है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आप याद रखेंगे कौन है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का भाई कौन है छोटा? दक्षिण अमेरिका। ऐसे याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका। दूसरे नंबर पे मतलब चौथे नंबर पे कौन आएगा? दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आप याद रखेंगे कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा आपका? अंटार्कटिका। कौन है आपका? अंटार्कटिका। और उसके बाद कौन है? उसके बाद है आपका यूरोप। और यूरोप के बाद कौन है जी? ऑस्ट्रेलिया। कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया? कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से इनका क्रम आपका पूछ लिया जाता है। कभी कभी अवरोही क्रम में भी लगाने के लिए आ जाता है कि विश्व के 4 बड़े महाद्वीपों को अवरोही क्रम में लगाएं। तो नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 कौन है? ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों के अन्य नाम भी आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप अगर आपसे पूछ रहा है कि मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है आपका? यूरोप। मरुस्थल विहीन कौन है आपका? यूरोप। याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि किस महाद्वीप को काला महाद्वीप बोलते हैं? अफ्रीका। अंध महाद्वीप कौन है आपका? अफ्रीका। पिछड़ा हुआ महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। विविधताओं का महाद्वीप कौन है? एशिया। विविधताओं का महाद्वीप कौन है? एशिया। सभ्यताओं का पालना कौन है? एशिया। क्लियर हो गया। आपसे पूछा पक्षियों का महाद्वीप किसे बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका। आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। और आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा इसमें द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप आपका कौन सा है? तो द्वीपीय महाद्वीप आप याद रखेंगे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि चारों तरफ आपका जल से घिरा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका? द्वीपीय महाद्वीप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपके महाद्वीप है 7 जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल तो ये किस महासागर में स्थित है? आपको बताना आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक में, हिंद महासागर में, पैसिफिक महासागर में। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। जावा ट्रेंच, जावा आप पढ़ते हैं जावा ट्रेंच। तो जावा आपने एक द्वीप भी पढ़ा होगा, जब आप एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया जावा। तो आप पढ़ते हैं जावा, सुमात्रा ये आपके द्वीप हैं, बाली है, लंबोका ये आपके द्वीप हैं, और कौन से देश के द्वीप हैं? इंडोनेशिया। तो आपको याद रखना है जावा ट्रेंच। तो जावा ट्रेंच जब इंडोनेशिया की बात आ चुकी है तो इंडोनेशिया कौन से महासागर में? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि जो जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच कौन से महासागर में? हिंद महासागर। क्लियर हो गया, हिंद महासागर। और एक आप याद रखेंगे विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है। तो सबसे गहरा आपका ट्रेंच अगर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? बताएंगे सभी कमेंट करके। तो आप याद रखते हैं मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा आपका ट्रेंच है। और मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? बताएंगे सभी कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे गहरा कौन सा स्थान है? मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सोने का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे सभी कमेंट करके। आपको बताना है कि सबसे अधिक जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है। बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे। विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन आपको बताना है कौन से देश में होता है। तो सोने का जो सबसे अधिक प्रोडक्शन है वो कौन सा देश करता है? आपका चीन देश करता है। कौन सा देश करता है? आपका चीन देश करता है। क्लियर हो गया। कौन सा देश करता है? चीन देश आपका करता है। आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका आप देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के किस देश को मतलब सोने का शहर कहा जाता है? ठीक है, या सोने के रूप में आपका प्रसिद्ध है। तो सोने का शहर किसको बोलते हैं जहां पे सोने का आपका उत्पादन होता है? बताएंगे सभी। किम्बरले या जोहान्सबर्ग। तो किम्बरले क्या है? हीरो का नगर। और जोहान्सबर्ग क्या है? आपका सोने का शहर। कौन सा? आपका जोहान्सबर्ग। क्लियर हो गया। कौन सा शहर आपका? जोहान्सबर्ग। क्लियर हो गया। और आपको ये दो और याद रखेंगे। एक आपने फिल्म देखी अभी चर्चा में रही है KGF। ठीक है, KGF की फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड आपका किससे संबंधित? सोने से। तो आप याद रखेंगे एक कौन सा है? कोलार है, और एक कौन आपका? हट्टी है। कोलार और हट्टी, तो ये दो सोने के प्रसिद्ध खान
स्थान है ये कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन से राज्य में स्थित है? आपके कर्नाटक में। तो कोलार और हट्टी भी आप याद रखेंगे कहां पर है? कर्नाटक में। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप याद रखेंगे कौन सा जिला है? सोनभद्र। कौन सा जिला आपका? सोनभद्र। क्लियर हो गया? कौन सा जिला है? सोनभद्र। और सोनभद्र से आप यूपी जीके में एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि आपसे पूछा उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन है आपका? सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र आप देखेंगे कि कैसे बनाता है सीमा, जैसे सोनभद्र है। इधर आप देखेंगे इधर कौन सा राज्य है? एमपी। एमपी से अलग होकर के कौन सा बना आपका? छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन है आपका? बिहार। और बिहार से अलग होकर के कौन बना है आपका? झारखंड। तो कितने राज्यों से बनाता है आपका? 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है? सोनभद्र। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है भारत का सबसे लंबा? अभी तक आप पढ़ते थे NH7, ये सबसे लंबा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग था, पढ़ा होगा आपने। लेकिन अब वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपका कौन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? तो राष्ट्रीय राजमार्ग आप बात करेंगे तो इसमें याद रखेंगे, इसमें से आपको बताना है कमेंट करके कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो 2 आप जरूर याद रखेंगे। एक तो आप याद रखेंगे जी सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। और एक आप याद रखेंगे सबसे छोटा, सबसे लंबा और सबसे छोटा। तो 2 आप याद रखेंगे। सबसे लंबा NH अगर आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है जी NH44। कौन है? NH44। कौन सा है? NH44। NH44 की अगर बात करें तो उत्तर में कहां से शुरू हो जाता है? ये श्रीनगर से तो आपका शुरू हो जाएगा और श्रीनगर से स्टार्ट होकर के और दक्षिण आपका जो बिंदु आप पढ़ते हैं इसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। कौन सा आपका? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पड़ता है आपका? तमिलनाडु में। श्रीनगर आपका कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इन 2 स्थानों से आपका श्रीनगर से स्टार्ट हो जाएगा, कन्याकुमारी तक आपका जाएगा। तो इसका नाम क्या है? NH44। अगर आपसे पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ आप याद रखें 37-45 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 37-45 किलोमीटर। ठीक है, कुछ आपके आप साइट देखेंगे या कुछ बुक देखें 41-12 किलोमीटर भी आपको मिलेगी, लेकिन आप इसको अपडेट याद रखें 37-45 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछेगा सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे NH47A था। NH47 से वेलिंगटन द्वीप में था, लेकिन अब कौन सा है? NH548। कौन सा है? NH548। तो NH548 कहाँ पर है? ये मुंबई में है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है केवल 5 किलोमीटर। कितनी लेंथ है आपकी? 5 किलोमीटर। क्लियर हो गया? और आपसे पूछे भारत में सड़क प्रणाली का जन्मदाता किस शासक को कहा जाता है? तो भारत में सड़क प्रणाली का जन्मदाता कौन सा शासक है? शेर शाह सूरी। कौन है? शेर शाह सूरी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा GT रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, निम्न इसमें से हटा हुआ लिखित लिख रहा है केवल, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी या पेरिस्कोप कार्य करता है? तो कौन सी एक ऐसी भौतिक घटना है जिसके आधार पर पेरिस्कोप कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। बताएंगे सभी। पेरिस्कोप के सिद्धांत पे कार्य करता है, पेरिस्कोप। ठीक है, तो पेरिस्कोप आप याद रखेंगे। पेरिस्कोप कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा? पेरिस्कोप कार्य करेगा प्रकाश का परावर्तन। किस पे करेगा? प्रकाश का परावर्तन। आपसे पूछा जाएगा तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना अगर आपसे पूछ रहा है तो किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन। किसका है? प्रकाश का अपवर्तन। आपसे पूछेगा जो सूर्य है, सूर्य का जो आपका रंग है, सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? आपको लाल दिखाई देता है। तो किसका कारण है आपका? ये प्रकीर्णन का कारण है। किसका कारण? आपका प्रकीर्णन का। ये आपसे पूछा जाएगा आसमान का रंग नीला दिखाई देना। आसमान का जो रंग है ये कैसा दिखना है आपका? नीला दिखना। तो ये भी किसका कारण है? प्रकीर्णन का कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा हीरे का चमकना। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जो मिरग मरीचिका है, मिरग मरीचिका का बनना, ये किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आवर्ती परिसरों में
कौन सी मानव कर्ण के लिए संवेदी है, मतलब ऐसी कौन सी आवृत्ति है जिसे मानव कान सुन सकता है, आपको बताना है इसमें से कौन सी है। 0 से 200 हर्ट्ज के बीच है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, और 200 से 20,000 हर्ट्ज है, केवल 2000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है, क्योंकि आवृत्ति को मापने की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज, तो HZ इसलिए आपका लिखा हुआ है। तो आपको बताना है, तो आपकी जो सुनने वाली तरंगे होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे, एक तो होती हैं आपकी अपश्रव्य, एक होती हैं श्रव्य, और एक होती क्या होती है, पराश्रव्य, ठीक है। 3 होती हैं आपकी। 3 में कौन कौन सी है आप याद रखेंगे, 3 में कौन कौन सी होती हैं जी। एक तो होती है अवश्रव्य, क्या होती है, अवश्रव्य। एक कौन सी होती है, एक होती है श्रव्य जिनको हम सुन सकते हैं, एक होती क्या है, एक होती है पराश्रव्य, क्या होती है, पराश्रव्य। अवश्रव्य अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे 0 हर्ट्ज से लेकर के और 20 हर्ट्ज के बीच, 0 हर्ट्ज से लेकर के और 20 हर्ट्ज के बीच। श्रव्य अगर आपसे पूछ रहा है, श्रव्य क्या है जी, 20 से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच। और आपसे याद रखना है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, क्या है आपका, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो ये कैसी हो जाएंगी, पराश्रव्य। कैसी है, पराश्रव्य। तो आपको याद रहे श्रव्य या ऑडिबल आपसे पूछा जाए तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है जिन्हें मानव कान सुन सकता है, और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। क्लियर हो गया, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग से बिच्छू बूटी, जिसे आप जो बिच्छू से संबंधित घास बोलते हैं, नेटल बोलते हैं, कि पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, किसके अंतरण के कारण होता है, मतलब ऐसा कौन सा अम्ल है जिसके कारण यह होता है। कौन बिच्छू घास में कौन सा आपका अम्ल मिलता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी मिलेगी, तो कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपके पढ़ते हैं कार की बैटरियों में कौन से अम्ल का यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, पढ़ा होगा आपने, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। नींबू में कौन सा मिलता है, साइट्रिक अम्ल आपका मिलता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल आपका मिलता है। नेक्स्ट, जो मानव का आपका अमाशय है, ठीक है, अमाशय, अमाशय में कौन सा अम्ल मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पचाने का कार्य करता है भोजन को। और शेष कौन सा बचा है, मेथेनोइक अम्ल, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्लियर हो गया, क्या है, मेथेनोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी, रोशनारा बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम या गौहर बेगम। बताएंगे आप कमेंट करके। जो आपके मुगल काल के शासक हैं इनकी पुस्तक आपकी पूछी जाती रही है, ठीक है। तो एक तरफ आप क्या है, मुगल शासक, क्या है आपका, मुगल शासक, मुगल शासक से संबंधित क्या है, रचना, मुगल शासक रचना, और एक तरफ आप लिखेंगे लेखक, मुगल शासक रचना, और एक तरफ लिखेंगे लेखक। तो इसमें सबसे पहले जो आप पढ़ते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है जी, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। तो बाबर की रचना को क्या बोलते हैं, बाबर नामा। बाबर का पुत्र कौन है, हुमायूं। हुमायूं की रचना क्या है, हुमायूं की रचना है आपकी हुमायूं नामा, क्या है, हुमायूं नामा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए हुमायूं का पुत्र कौन है, हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर की रचना कौन सी है, अकबर की रचना अकबरनामा। अकबर का पुत्र कौन है, अकबर का पुत्र आपका जहांगीर। जहांगीर की जो रचना है इसे क्या बोलते हैं, जहांगीर नामा। जहांगीर का पुत्र कौन है, शाहजहां। शाहजहां की रचना क्या है, शाहजहां नामा, क्या है, शाहजहां नामा। क्लियर हो गया, शाहजहां नामा। अब आपको इनके राइटर याद रखने हैं जी। बाबरनामा, तो बाबरनामा आप सब जानते हैं, इनकी भाषा भी पूछ ली जाती है। बाबरनामा कौन सी भाषा में, तो इसे आप याद रखेंगे तुर्की भाषा में। हुमायूं नामा कौन सी भाषा में, ये भी आपकी तुर्की भाषा में। और अन्य जितनी भी आपकी रचना ये सब कौन सी भाषा में, फारसी में। कौन सी भाषा में, आपका फारसी। बाबरनामा आपसे पूछे तो आपसे पूछा भी गया, एक बार दिल्ली पुलिस में आया था कि मुगल वंश के ऐसे कौन से 2 शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ऐसे कौन है, एक तो बाबर है और एक कौन है आपका जहांगीर। तो याद रखेंगे बाबरनामा के लेखक स्वयं कौन हो जाएंगे, बाबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, बाबर। स्वयं कौन हो जाएगा, बाबरनामा के लेखक कौन है आपका, बाबर। आप हुमायूं नामा का कौन है, तो इसकी सौतेली बहन थी, इसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। क्या नाम है, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना की। अकबरनामा आपसे पूछे, अकबरनामा के राइटर कौन है, इसे आप याद रखेंगे अबुल फजल। कौन है आपका, अबुल फजल। क्लियर हो गया। आपसे पूछे जहांगीर नामा का कौन है, जहांगीर नामा। तो जहांगीर नामा का स्वयं कौन है आपका, जहांगीर। कौन है, जहांगीर। और उसके बाद शाहजहां नामा, इसका कौन है, इनायत खान। कौन है आपका, इनायत खान। कौन है आपका, इनायत खान। क्लियर हो गया, कौन है, इनायत खान।
ये आप देख लेंगे जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारत की संसद, संसद आप पढ़ते हैं, संसद का जो गठन और संरचना है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया? 79। कौन सा आर्टिकल है? 79। और संसद का निर्माण आप सब जानते ही हैं, कौन से आपके 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलाकर के क्या बन जाएगी? आपकी संसद बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो आपको बताना है संसद के बारे में कौन सा आपका सही नहीं है। तो आपको बताना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, आपकी सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, गलत है, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आए लोकसभा में वर्तमान में जो सदस्य संख्या आप पढ़ते हैं 543 आपके निर्वाचित होते हैं और 2 क्या होते हैं? आपके मनोनीत। तो ये आपका क्या है? लोकसभा मनोनीत सदस्य नहीं होते, तो ये आपका गलत है इसमें। नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, सही है, क्योंकि आपका स्थायी सदन है। नेक्स्ट, राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सही है, क्योंकि आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता? आपका 12। क्लियर हो गया? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी, लोकसभा मनोनीत सदस्य नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? कैग, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है। कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर उसके बाद वह भारत की सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होगा, और कैग का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब आपको बताना है कमेंट करके इनमें से कौन सा सही नहीं है। कैग, तो कैग के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैग का जो विवरण है, जो कैग का पद है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया? आपका 148 में। किस में दिया गया? 148। तो कैग आप पढ़ते हैं, इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। कार्यकाल क्या होता है? या तो 6 वर्ष के लिए रहेगा, 6 वर्ष, या क्या है आपका 65 वर्ष की आयु तक, ये इसका कार्यकाल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर महाभियोग प्रक्रिया लगेगी और महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही आपका इसको इसके पद से हटाया जाएगा। नेक्स्ट है, कैग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे भारत सरकार के अधीन पद पर आपका बने रहने के लिए पात्र होगा, ये गलत है, ठीक है। और कैग का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है, ठीक है। क्लियर हो गया कैग। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा, भारत के प्रथम कैग कौन थे? भारत के प्रथम कैग अगर आपसे पूछ रहा है तो भारत के प्रथम कैग आपको याद आ, नरहरि राव। क्या नाम था? नरहरि राव। ये भारत के प्रथम कैग थे। कौन थे भारत के प्रथम कैग? नरहरि राव। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागा अर्जुन सागर, ठीक है, नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो आपने देखा होगा कृष्ण लीला, कृष्ण लीला में, या आपने महाभारत देखा होगा, कृष्ण जी का आपको दिखाया जाता है। तो नागों के ऊपर कौन नाचते हैं? कृष्ण जी, ठीक है। और कैसे नाचते हैं? अंधे बनकर। तो याद रखना है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और अंधे से कौन सा राज्य बन जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बन जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर? आपका कृष्णा नदी पर। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया। आपसे पूछा महानदी, महानदी आप पढ़ रहे हैं, उड़ीसा का शोक किसे बोलते हैं? महानदी। और आपने पढ़ा होगा महानदी पर कौन सा बांध है, बताएंगे। आपने पढ़ा है जी महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, ठीक है। हीरा महान बनकर उड़ा, तो हीरा बन जाएगा हीराकुंड बांध। महान से कौन सी बन जाएगी? महानदी। और कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। यहां से एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है भारत का सबसे लंबा बांध, मतलब लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। और इसकी अगर आप लेंथ पूछे तो 4800 मीटर आप कह सकते हैं, लगभग 5 किलोमीटर इसके लेंथ है। क्लियर हो गया, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, बड़ी चर्चित पुस्तक है, पढ़ी होगी आपने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या इंदिरा गांधी? बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी जी। ऑप्शन बी में क्या है आपका? समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से एक और याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? कौन है? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त। कौन है आपका? समुद्रगुप्त। याद रखेंगे हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। और एक आप इसको याद रखेंगे जी, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का। किसका दरबारी कवि था बाणभट्ट? हर्षवर्धन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के, हिंदुत्व या सिख मत? बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, तो इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर आपका जैन। ठीक है, क्या है आपका? जैन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब जैन धर्म आप पढ़ते हैं, कौन सा धर्म आपका? जैन धर्म। ये आप पढ़ते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म में आपने प्रथम सम्मेलन पढ़ा होगा, जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन आपसे पूछा जाए ये कब हुआ था जी? ये हुआ था 322 बीसी में। कब हुआ? 322 बीसी में। 322 बीसी में कहाँ पर हुआ? ये हुआ था जी आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को अब क्या बोलते हैं? पटना। तो पाटलिपुत्र पटना में हुआ। तो इस सम्मेलन के दौरान जैन धर्म दो भागों में बट गया। जैन धर्म कितने भागों में बट गया? एक तो हो गया आपका श्वेतांबर, एक क्या है आपके? श्वेतांबर, और एक क्या है? एक आपके दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किनको बोलते हैं? श्वेतांबर उनको बोलते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, सफेद कपड़े पहनने वाले। तो सफेद कपड़े पहनने वाले क्या है? सफेद कपड़े पहनने वाले ये आपके क्या? श्वेतांबर। और नग्न अवस्था में, ये कपड़े धारण नहीं करते, नंगे रहते हैं, तो नग्न अवस्था में रहने वाले, नग्न अवस्था में रहने वाले ये क्या है आपके? ये कहलाए आपके दिगंबर। क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर का गुरु कौन है? दिगंबर का गुरु आपका भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। और श्वेतांबर का कौन है? श्वेतांबर का गुरु आपका स्थूलभद्र। कौन है आपका? स्थूलभद्र। क्लियर हो गया? कौन है? स्थूलभद्र। तो याद रखेंगे। और जैन धर्म का संस्थापक आपसे पूछा जाए कौन है जैन धर्म का संस्थापक? ऋषभदेव। ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी क्रम के अनुसार कौन सा तीर्थंकर है? 24वां तीर्थंकर। कौन सा आपका? 24वां। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? बताएंगे सभी, आसान सा क्वेश्चन है। 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर? राष्ट्रीय खेल दिवस तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर कब बनाते हैं? 29 अगस्त। कब बनाते हैं जी? 29 अगस्त। क्लियर हो गया? 29 अगस्त। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछे कि विश्व योग दिवस कब बनाते हैं? 21 जून। कब बनाते हैं? 21 जून। और अहिंसा दिवस या गांधी जी की जयंती या लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब बनाते हैं? 2 अक्टूबर। क्लियर हो गया? कब बनाते हैं? 2 अक्टूबर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध तो जब अंग्रेज भारत में आपके प्रवेश कर चुके थे तो प्लासी का युद्ध आपका लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध आप पढ़ते हैं, प्लासी का युद्ध। तो जैसे ये भारत का आपका एक मैप है, तो ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है? इस क्षेत्र को बोलते थे हम बंगाल। क्या बोलते थे आपके? बंगाल। तो बंगाल का शासक कौन था इस समय? बंगाल का शासक था आपका सिराजुद्दौला। कौन था आपका? सिराजुद्दौला। तो बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला। तो बंगाल के शासक सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों का जो आपका सेनापति था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? धोखे से सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसे लालच दे दिया, और लालच दे करके उसे अपनी तरफ मिला लिया। और इस सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर। तो मीर जाफर के धोखा देने के कारण। तो आपसे पूछा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध है ये 23 जून 1757। कब है? 23 जून 1757 में लड़ा गया, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पराजित कर दिया? आपका सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला किसके धोखा देने के कारण हार गया? आपका मीर जाफर। किसके धोखा देने के कारण हार गया? मीर जाफर। तो याद रखेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपका 23 जून 1757। और बक्सर का पूछ ले, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमाचल स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो बताइए वह कौन सी नदियां हैं जो आपके मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, झेलम, यमुना और सतलज। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। कौन सी ऐसी नदियां जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, ठीक है, तिब्बत क्षेत्र से निकलती हैं। तो ऐसी 3 नदी कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ब्रह्मपुत्र है, एक कौन आपकी सतलज है, और एक कौन आपके सिंधु है। इनके स्रोत आपके बिल्कुल पास में ही है। तो ये आप पढ़ते हैं, सतलज, सिंधु और कौन है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र आपने पढ़ा होगा, ये पूरब की ओर बह करके फिर अरुणाचल प्रदेश से टकरा करके भारत में प्रवेश कर जाती है। और सतलज और सिंधु ये आपके उत्तर भारत से बह करके, उत्तर में जैसे आप पढ़ते हैं आपका लद्दाख और पंजाब क्षेत्र से बहते हुए और फिर पाकिस्तान में चली जाती हैं, सतलज और सिंधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बताएंगे, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली ये किसके शासनकाल में आपके रहते थे? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है। तो मीर सैयद अली आपको बताना है किसके शासनकाल में रहते थे, कमेंट करके बताएंगे। मीर सैयद अली तो ये किसके शासनकाल में आपके रहते थे? मीर सैयद अली आपसे पूछ रहा है, तो मीर सैयद अली आपके किसके शासनकाल में रहते थे? हुमायूं के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हुमायूं के में। एक बार आपका यूपी पुलिस में पूछा था, यूपी पुलिस में आया था दसवंत व बसावन। कौन कौन है? दसवंत व बसावन ये किसके चित्रकार थे? तो दसवंत और बसावन पूछे तो ये किसके थे? आपके अकबर के। आपसे पूछा जाएगा बाबर का चित्रकार कौन था? बाबर का चित्रकार था बिहीजाद। कौन था आपका? बाबर का चित्रकार कौन था? बिहीजाद। कौन था आपका? बिहीजाद। क्लियर हो गया? बाबर का चित्रकार कौन था आपका? बिहीजाद। ठीक है, तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था, आपने सभी ने हल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।